हेलो डियर स्टूडेंट, पीएसपी के इस डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं जगदीश पंचाल आपके सामने है वह आनुवंशिकता के संबंधित जो अध्याय हम पढ़ रहे थे उसके आगे की ओर हम अध्ययन करेंगे। आज कल हमने स्टडी की थी मेंडल के नियम। मेंडल के तीनों नियम बता दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। और तीसरा नियम हमने पढ़ा स्वतंत्र अपव्यय का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम आगे की ओर स्टडी करेंगे। मुख्यतः रूप से मेंडल के जो नियम थे उन्हीं नियमों को हम अपवाद स्वरूप है वह कौन से जो नियम थे वो अपवाद नियम है वह आगे हम स्टडी करेंगे। मेंडल के पहले नियम का अपवाद, दूसरे नियम का अपवाद क्या रहा और तीसरा नियम क्या था। मेंडल के नियम के अपवाद। मेंडल के नियम के अपवाद। एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल लॉ। मेंडल के नियम के अपवाद। मेंडल के पहला जो नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम इस नियम के हम क्लास 12 के अनुसार हम दो अपवाद है महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। पहला अपवाद था पूर्ण प्रभाविता और दूसरे नंबर था सह प्रभाविता। दो अपवाद के बारे में हम स्टडी करेंगे। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट और दूसरा जो था सह प्रभाविता, को डोमिनेंट। इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंट, अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल का पहला नियम ये कहता है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो जिसके लक्षण प्रकट होते हैं उन लक्षणों को हम कहते हैं प्रभावी, और जिसके लक्षण प्रकट नहीं होते उन लक्षणों को हम कहते हैं अप्रभावी। लेकिन ये नियम ये कहता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो इसके कैरेक्टर न तो प्रभावी उत्पन्न होते हैं न ही अप्रभावी होते हैं, बल्कि इसके बीच के जो कैरेक्टर हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। इंटरमीडिएट कैरेक्टर दे आर डोमिनेंट, यानी कुछ है वह न तो प्रभावी लक्षणों को प्रकट करता है न अप्रभावी लक्षण को प्रकट करता है, जबकि इसके बीच के जो कैरेक्टर हैं वो है वह इसके अंदर है वह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इंटरमीडिएट कैरेक्टर दे आर डोमिनेंट, इट इज कॉल्ड एट इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इसके अंदर हम उदाहरण पढ़ते हैं कि मिराबिलस जलापा। उदाहरण मिराबिलस जलापा, मिराबिलस जलापा जिसे 4 o'clock प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट पे है वह स्टडी की गई और इस नियम का है वह खंडन किया गया। उन्होंने देखा कि इस पादप के लाल पुष्प व सफ़ेद के बीच में, लाल पुष्प रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, इन दोनों के बीच में है वह क्रॉस करवाया गया। रेड फ्लावर कैपिटल आर और वाइट फ्लावर स्मॉल आर, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो हमने है वह F1 जनरेशन देखते हैं इसकी, कैपिटल आर। फिर हम आगे है वह चेकर बोर्ड से हम देखते हैं कि पहले का क्रॉस तीसरे के साथ
स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल एंड देन कैपिटल स्मॉल। F1 पीढ़ी में है वह ये प्राप्त की। F1 पीढ़ी से हम F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो इंटरमीडिएट करेक्टर है वह प्राप्त होते हैं। न तो है वह लाल रंग के पुष्प उत्पन्न होते हैं कंप्लीटली, न सफ़ेद रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं, बल्कि एक तीसरा है वह इंटरमीडिएट करेक्टर है वह इसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं और गुलाबी रंग के पुष्प है वह हमें वह दिखाई देते हैं। तो ये मेंडल के पहले नियम का है वह अपवाद हुआ। पहले नियम का अपवाद है वह प्राप्त किया। कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, यानी पूर्णतः रूप से इसका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप जो रेशो था वह मुख्यतः रूप से फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशो, फिनोटाइप और इसका जो जीनोटाइप रेशो है वो 1:2:1, 1:2:1, यानी लाल, कैपिटल आर, रेड, पिंक एंड वाइट, इस प्रकार से हम है वह प्राप्त किया। तो मेंडल का ये नियम का है वह कंप्लीटली रूप से है वह अपवाद है वह माना गया है, यानी न तो लाल रंग के पुष्प उत्पन्न हुए न सफ़ेद रंग के पुष्प हुए, बल्कि इंटरमीडिएट करेक्टर है वह उत्पन्न हो गए और इंटरमीडिएट यानी गुलाबी रंग के पुष्प उत्पन्न हुए। तो ये मेंडल के पहले नियम का अपवाद हुआ और इस नियम के मुख्यतः रूप से हमने देखा कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो दोनों अलग आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप यानी जीन प्ररूप अनुपात और लक्षण प्ररूप अनुपात वह मुख्यतः रूप से 1:2:1 है वह प्राप्त किया। मेंडल के पहले नियम का ये हम दूसरा है वह अपवाद पढ़ते हैं, कोडोमिनेंट, जिसे अपन कहते हैं सहप्रभाविता, सहप्रभाविता, कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट में हम देखते हैं कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों विकल्प जब स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम सहप्रभाविता कहते हैं। प्रभावी व अप्रभावी, प्रभावी दोनों विकल्प जब स्वतंत्र रूप से रहकर अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। यानी न तो कंप्लीट रूप से डोमिनेंट करेक्टर होते हैं, न रेसेसिव करेक्टर है वह इसके अंदर प्रदर्शित होते हैं। डोमिनेंट, रेसेसिव और इंटरमीडिएट यानी सभी प्रकार के करेक्टर है वह एक साथ है वह इसके अंदर है वह प्रकट हो जाते हैं, जिसको अपन क्या कहा जाता है, कोडोमिनेंट कहते हैं। इसके अंदर हम उदाहरण पढ़ते हैं कि मवेशियों की त्वचा, द स्किन कलर ऑफ कैटल्स, ठीक है। मवेशियों की त्वचा पर है वह डेवनपोर्ट नामक साइंटिस्ट था, उसके द्वारा है वह अध्ययन किया गया। डेवनपोर्ट ने मुख्यतः रूप से हम देखते हैं कि गाय का चित्त कबरापन, एक गाय वह मुख्यतः रूप से या तो पूरी कंप्लीट रूप से प्रभावी है तो है वह काली हो सकती है, सफ़ेद हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ठीक है, या फिर है वह जब अप्रभावी है तो कुछ दो करेक्टर साथ में हो सकते हैं। लेकिन अगर स्किन कलर मवेशियों की त्वचा पर देखा जाए तो सभी प्रकार के कलर है वह एक साथ है वह दिखाई देते हैं, जिसको अपन कहते हैं चित्त कबरापन। जैसे लाल रंग और सफ़ेद, इन दोनों को क्रॉस करके हमने है वह F1 जनरेशन प्राप्त की थी। ये लाल रंग की है, ये सफ़ेद रंग की है वह त्वचा वाले पशु हैं। इनके दोनों के बीच में क्रॉस करा कर हमने एक नया है वह कलर है वह प्राप्त किया, वो उसके अपन कहते हैं चित्त कबरापन, रॉर कहलाता है। मवेशियों की त्वचा यानी पशुओं में इस प्रकार के है वह मुख्यतः रूप से है वह देखे जाते हैं, जिसका भी फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो है वह सेम ही होता है। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप
बोथ रेशो आर सेम 1:2:1 1:2:1 ये है वह प्राप्त किया जाता है। तो ये मेंडल के पहले नियम के है वह दो अपवाद हो गए, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंट हुआ और सेकेंड और पे है वह कोडोमिनेंस के बारे में हमने स्टडी की। मेंडल का जो दूसरा नियम और इसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुविकल्पी में मनुष्य के रक्त समूह के बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं कि मनुष्य का ब्लड ग्रुप। तीसरे नंबर पे बहुविकल्पी एलील सी, बहुविकल्पी एलील मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे मुख्यतः रूप से मानव का जो ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रक्त समूह। मानव रक्त समूह का जो नियंत्रित करने वाले एक जीन होते हैं और एक जीन के 3 विकल्पी होते हैं। मानव का जो ब्लड ग्रुप है उसको 4 भागों में बांटा है, ए, बी, ए बी और ओ। और इस रक्त समूह को नियंत्रित करने वाले एक जीन होते हैं, क्या पाए जाते हैं? जीन। इस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जो होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? जीन। और एक जीन के 3 विकल्पी होते हैं, एक जीन के मुख्यतः रूप से 3 विकल्पी पाए जाते हैं। 3 विकल्प इसके अंदर पाए जाते हैं, अर्थात कौन कौन से? IA, IB व IO। ठीक है, IA को कंट्रोल करने वाला ए ब्लड ग्रुप, इसको बी और इसको कंट्रोल करने वाला ओ ग्रुप है वह पाया जाता है, जिसके अंदर मुख्यतः रूप से एक जीन के 3 है वह विकल्प ही पाए जाते हैं। और जब इसकी जीनोटाइप की संरचना देखी जाती है तो हम देखते हैं इसके जीनोटाइप की संरचना किस प्रकार से होती है। मैं आपको चार्ट के द्वारा बता दूं, ब्लड ग्रुप, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप। फर्स्ट नंबर पे ब्लड ग्रुप ए, फिर ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड देन ओ। इसका जीनोटाइप होगा IA, IO। ठीक है, और इसका जो फिनोटाइप जो रेशो होगा मुख्यतः रूप से कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप। बी का होगा IB, IO और उसको नियंत्रित करने वाला जो फिनोटाइप होगा वो बी होगा। यहाँ पे AB का होगा IA, IB और फिनोटाइप होगा AB टाइप, और O का होगा IO, IO और इसको नियंत्रित करने वाला होगा O। तो मुख्यतः रूप से हमने देखा कि इसके अंदर पाए जाने वाले इस प्रकार के है वह ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। तो 6 प्रकार के है वह ब्लड ग्रुप है वो इसके अंदर नियंत्रित करने वाले 6 जीन होते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पूरा 5 और 6। तो AB विकल्पी को नियंत्रित करने वाले कितने जीनोटाइप होंगे? 6 प्रकार के जीनोटाइप है वह पाए जाते हैं। इसके बाद ये मेंडल के पहले नियम के अपवाद थे। मेंडल का जो दूसरा नियम था कि पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, सेग्रेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स, इस नियम का कोई अपवाद है वह माना नहीं गया। मेंडल का जो तीसरे नियम की बात करते हैं, तीसरा नियम, थर्ड नियम, लॉ ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल का थर्ड लॉ क्या था कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम क्या देखते हैं कि मुख्यतः रूप से कि जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, 2 जोड़ी
विपर्यासी लक्षणों के मध्य में क्रॉस करवाया जाता है। ये दो जोड़ी, एक जोड़ी, दो जोड़ी, एक जोड़ी, दो जोड़ी, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में क्रॉस करवाया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशांग गति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशांग गति का दूसरे लक्षण की वंशांग गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मेंडल का है और तीसरा नियम था। इसी नियम का जो एक्सेशन हम पढ़ते हैं सहलग्नता। सहलग्नता के बारे में मुख्यतः रूप से टी.एच. मार्गन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उन्होंने ड्रोसोफिला फल मक्खी पर है वह कार्य किए थे और मार्गन को है वह फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के पितामह है वह माने जाते हैं। जब मार्गन ने ड्रोसोफिला नर मक्खी, मार्गन ने टी.एच. मार्गन, इनका प्रयोग था फल मक्खी पर। इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इस मक्खी पर है वह स्टडी की। उन्होंने ड्रोसोफिला के नर मक्खी, एक नर मक्खी और मादा मक्खी, इन दोनों के बीच में है वो क्रॉस करवाया। नर मक्खी में मुख्यतः रूप से भूरा शरीर व लाल आंखें, लाल आंखें, ठीक है। इसका क्रॉस मुख्यतः रूप से पीला शरीर व सफेद आंखें, पीला शरीर व सफेद आंखें, ये करेक्टर है वह मुख्यतः रूप से नर मक्खी को है वो शो करते हैं कि भूरा शरीर व लाल आंखें मेल को, और ये फीमेल है वह इंसेक्ट को है वह प्रदर्शित करता है पीला शरीर और सफ़ेद आंखें। ये मादा मक्खी को है वह, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो द्विसंकरण के परिणाम स्वरूप जो हमारा जो अनुपात है, ये अनुपात मुख्यतः रूप से 9:3:3:1 आना चाहिए था। लेकिन ये अपवाद, ये नियम, ये लक्षण, ये रेशो प्राप्त नहीं करके हम है वह इसका अनुपात 11:3:3:1 प्राप्त किया। ये मेंडल ने जब अनुपात 11:3:3:1 प्राप्त किया तो ये देखकर आश्चर्य हुआ और विश्लेषण किया इसका क्या कारण है। तो गुणसूत्र पर जीन संलग्न हो गए थे, अर्थात संलग्नता के कारण ये एक दूसरे से वह स्वतंत्र नहीं हुए थे। और जिनों का गुणसूत्र पर साथ साथ रहने की प्रवृत्ति एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने को संलग्नता कहते हैं। तो स्वतंत्र अपीड़न गुणसूत्र क्या हो गए, जो करेक्टर होने चाहिए तो एक दूसरे से अलग अलग हो जाने चाहिए थे, लेकिन अलग अलग नहीं होकर है वह एक दूसरे से संलग्न हो गए थे, यानी जुड़ गए थे, जिसके कारण जो रेशो है वह हमारा 9:3, 3:1 की जगह 11:3, 3:1 प्राप्त किया, जो मेंडल के तीसरे नियम का है वह अपवाद माना जाता है। तो आज की क्लास में हमने मेंडल के जो नियम थे उनके नियमों के अपवादों का है वह अध्ययन किया। ओके, थैंक यू।